तो नया साल है, शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी खबरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा साल 2025 के जोरदार स्वागत की भी हो रही है। नए साल के मौके पर मुंबई और दिल्ली समेत देश भर के मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी साल के पहले दिन काफी भीड़ नजर आई। सुबह से लेकर रात तक वहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान कई भक्त भस्म आरती में भी शामिल हुए। वहीं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी ऐसा ही नजारा रहा। वहां नए साल के पहले दिन खास आरती की गयी। नए साल के मौके पर अयोध्या में रामलला को 56 भोग लगाया गया। ये भोग वहाँ एक राम भक्त ने तैयार करवाया। बताया गया कि ये श्रद्धालु पिछले काफी समय से हर साल ऐसा करते आ रहे हैं। इन 56 भोग में शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू नए साल के मौके पर विजयवाड़ा के श्री दुर्गा मल्लेश्वरा स्वामी वर्ला देवस्थानम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां मंदिर में पूजा अर्चना की। नए साल के जश्न के बीच सेना के जाबाजों का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास भारी बर्फबारी में भी मुस्तैदी से डटे नजर आए। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। बर्फीली हवाओं से हमारा और आपका घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये बहादुर अपने फर्ज के लिए सबसे आगे मजबूती से डटे हुए हैं। नए साल के जश्न के बीच सुरक्षा बल के जवानों के लिए एक अच्छी खबर आई। दरअसल जल्द सिपाही, एएसआई या दूसरे पद के जवान अपने रिटायरमेंट से 30 दिन पहले अपनी रैंक से एक रैंक ऊपर का फीता लगा सकेंगे। सीआरपीएफ के महानिदेशक रहे अनीश दयाल सिंह ने अपनी रिटायरमेंट के दिन मंगलवार को ये जानकारी दी। उनके मुताबिक गृहमंत्री अमित शाह ने ये प्रस्ताव मान लिया है और जल्द ही सीआरपीएफ ही नहीं सभी सुरक्षा बल में ये आदेश लागू हो जाएगा। रिटायर्ड डीजी अनीश दयाल के मुताबिक ऐसे कर्मी जो रिटायर्ड होने वाले हैं लेकिन उन्हें रैंक प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है, उस पर MSEP मिला हुआ है, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। ऐसे कर्मी हैं जिन्होंने अब रिटायर होने वाले हैं, रैंक प्रमोशन नहीं मिल पा रहा लेकिन MSEP मिला हुआ है। ऐसे कर्मियों को रिटायरमेंट के 1 महीना पहले एक रैंक अप भी कर दिया जाए। सिरौली में 11 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने डाले हथियार। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। साल 2008 के मुंबई हमले को लेकर अमेरिका से एक बड़ी खबर आई। दरअसल अमेरिकी अदालत ने इस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। अब जल्द ही उसे भारत लाया जा सकेगा। इसके लिए भारत सरकार ने भी प्रक्रिया तेज कर दी है। माना जा रहा है कि प्रत्यर्पण की कोशिश में भारतीय कूटनीति की भी बड़ी जीत रही। इससे पहले तहव्वुर ने प्रत्यर्पण को रोकने की मांग की थी मगर कोर्ट से उसे राहत नहीं मिली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई। केंद्र सरकार ने स्मारक के लिए मनमोहन सिंह के परिवार को कुछ जगहों के विकल्प दिए हैं। उनसे कहा गया है कि वो इनमें से कोई एक स्थान का चयन कर लें ताकि स्मारक का काम शुरू हो सके। सूत्रों के मुताबिक मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए राजघाट, राष्ट्रीय स्मृति स्थल या किसान घाट के पास 1 से 1.5 एकड़ जमीन दी जा सकती है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने स्मारक के लिए राजघाट और उसके आसपास के इलाके का दौरा किया है। वैसे स्मारक बनाने के लिए पहले ट्रस्ट का गठन जरूरी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में नए साल का जश्न जारी है। गुलमर्ग और दूसरी जगहों पर सैलानी मस्ती में नजर आए। कहीं वो डांस करते दिखाई दिए तो कहीं बर्फ में खेलते दिखे। उधर बड़ी संख्या में सैलानी मनाली भी पहुंचे। इस दौरान सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ नजर आई। साल 2025 के पहले दिन पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल अमृतसर में सचखंड श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने वाहिगुरु के आगे मत्था टेका और अरदास की। इस मौके पर सुखबीर के साथ उनकी पत्नी हरसिमरत कौर बादल भी मौजूद रही। मायावती की पार्टी बीएसपी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कहा जा रहा है कि पार्टी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए पहली लिस्ट 15 जनवरी के आसपास जारी हो सकती है। 15 जनवरी को मायावती का जन्मदिन भी है। नए साल के मौके पर 31 दिसंबर को मुंबई और दिल्ली में पुलिस काफी अलर्ट रही। मुंबई में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने करीब 18,000 लोगों पर कार्रवाई की और लगभग 90 लाख रुपए के चालान काटे। इसी तरह दिल्ली के कुछ इलाकों में पुलिस ने ऑपरेशन बुलेट राजा चलाया, जिसके तहत 35 स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई और ये सभी मोटरसाइकिलें भी जब्त कर ली।
खबरों के एक्सप्रेसवे से अब हम आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। और जिस धर्म की सियासत पर पिछले साल जमकर सियासत हुई थी, उसी धर्म की सियासत दिल्ली के दंगल से पहले फिर से शुरू हो गई है। देश के मंदिरों पर हो रहे सर्वे पर कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सवाल खड़े किए थे और नेताओं को धर्म की सियासत न करने की नसीहत भी दी थी। भागवत के इस बयान पर जमकर वार पलटवार हुआ, लेकिन अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी धर्म के डोर के सहारे दिल्ली के दंगल को जीतने की पुरजोर कोशिश कर रही है। दिल्ली की सियासत में अब संघ की एंट्री करवाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर कई सवाल किए हैं। केजरीवाल ने पूछा है कि बीजेपी ने पिछले दिनों में जो भी गलत किया, क्या आरएसएस उसका समर्थन करता है। केजरीवाल ने ये भी पूछा है कि बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करता है। केजरीवाल का सवाल ये भी है कि दिल्ली में बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली के वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए सही है, और क्या आरएसएस को नहीं लगता बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है। वहीं केजरीवाल की चिट्ठी के जवाब में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल के नाम पर चिट्ठी जारी की, जिसमें शराब, भ्रष्टाचार, यमुना की सफाई जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। एक तरफ आरएसएस स्वयं को कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ उनके ही कोख से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस दिल्ली के अंदर प्रचार करना चाहती है और जुटे हुए हैं उनके लोग। तो क्या यह पूछना गलत है कि हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाया जा रहा है, दिल्ली के दलितों का वोट कटवाया जा रहा है? मेरे आग्रह पर आप कम से कम यह 5 संकल्प इस वर्ष जरूर लें, ऐसा हमने अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया है। ये 5 संकल्प हैं। मुझे विश्वास है कि आप अब कभी भी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। आप दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों और धार्मिक जनों की भावनाओं से झूठे वादे करके कर रहे खिलवाड़ को बंद करेंगे। आप दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली वालों से क्षमा मांगेंगे। यमुना मैया की सफाई पर झूठे आश्वासनों एवं सफाई के नाम पर किए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चिंता न लेने का संकल्प लेंगे। मोहन भागवत ने 19 दिसंबर को पुणे में एक बयान दिया था, जिसमें नेताओं को मंदिरों के मुद्दे पर नसीहत दी थी। भागवत के इस बयान का कई संतों और समर्थकों ने भी विरोध किया था, जिस पर जमकर सियासत हुई थी। दरअसल इस मुद्दे की शुरुआत ही संभल सर्वे पर मचे घमासान के साथ हुई थी। ऐसे में संभल का मामला अभी भी गर्म है, जिस पर सियासत जारी है। जिस पार्टी का नाम ही भारतीय झूठा पार्टी है, जो पार्टी 2 करोड़ रोजगार देने पे झूठ बोलती है, किसानों के फसल का दाम दोगुना करने पे झूठ बोलती है, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान देने पे झूठ बोलती है, काला धन ला के सबके खाते में 15 लाख देने पे झूठ बोलती है, जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिन रात झूठ बोलती है, वो भारतीय जनता पार्टी उस केजरीवाल पे सवाल उठा रही है, जिन्होंने बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, शिक्षा फ्री किया, इलाज फ्री किया, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री की। मुझे लगता है मीडिया में बने रहने की छटपटाहट और बौखलाहट में वो ये भी नहीं ध्यान रखते, जो सरकारी आदेश के द्वारा मुफ्त में दारू बिकवाते हैं, मतलब एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री देने वाले आज कह रहे हैं कि ये बांटा जा रहा, वो बांटा जा रहा। मुझे लगता है ये केवल मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के अलावा और कुछ नहीं। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, संघ को लिखिए नहीं, संघ से सीखिए। झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों में काम करने वाला भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती, जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो सेवा का भाव सीखिए, सियासत की चाल छोड़िए। दिल्ली के चुनाव में भी धीरे धीरे हिंदू और हिंदुत्व वाली राजनीति बढ़ती जा रही है। अब तक बीजेपी दूसरी जगहों पर मंदिर और धर्म की बात करती आई, अब वहां इसी पिच पर आम आदमी पार्टी उतर गई है।
कल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एलजी पर आरोप लगाया था और कहा था कि धार्मिक समिति ने आरोप ये लगाया कि मंदिर और बौद्ध संरचनाओं को तोड़ने से जुड़ा आदेश दिया है। हालांकि एलजी ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि ध्यान भटकाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ये सब कर रही है। ये सारे डिसीजंस रिलीजियस कमेटी लेती है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की एक मीटिंग हुई, उसके ये मिनट्स हैं। ये मिनट्स मैं इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि कल जब मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी तो उनके ऑफिस ने कई मीडिया वालों को कहा कि ऐसा कोई भी निर्णय मंदिर तोड़ने का नहीं हुआ। ये सरासर झूठ है। 22 नवंबर को रिलीजियस कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें कई मंदिर तोड़ने का फैसला हुआ है। अचानक से आम आदमी पार्टी के नेताओं में धर्म को लेकर के इतनी आस्था उत्पन्न हो गई। 10 साल में आम आदमी पार्टी का शासन रहा दिल्ली में। पहले अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, अब आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं और धर्म के प्रति प्रेम ये निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित है और जो वो कह रही हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। 2025 की शुरुआत के साथ ही दिल्ली की सियासत में जिस तरीके की तलखी बढ़ी है उससे ये साफ समझ आ रहा है कि चुनाव तक दिल्ली में जुबानी घमासान अभी और जोर पकड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार की भी खबर ले आए। नए साल के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 368 अंक उछलकर 78,560 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 98 अंकों पर चढ़ा। ये 23,743 पर पहुंच गया। मेटल को छोड़कर सभी सेक्टरों के शेयरों में मजबूती रही। सोने चांदी की कीमतों में तेजी के साथ नए साल की मजबूत शुरुआत हुई। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 440 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 79,390 रुपए पर पहुंच गई। वहीं चांदी भी 800 रुपए उछली। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 90,500 रुपए हो गई। सरकार ने नए साल के मौके पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल सरकार ने नए साल की पहली कैबिनेट मीटिंग में डीएपी खाद बनाने वाली कंपनियों के लिए 3,850 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज को मंजूरी दे दी। इसका सीधा फायदा ये होगा कि डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर की कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव का असर किसानों पर नहीं पड़ेगा। 50 किलो वाला डीएपी का बैग 1,350 रुपए में ही किसानों को मिलेगा। इसके अलावा और जो भी अतिरिक्त खर्च है उसे केंद्र सरकार वहन करेगी। वहीं केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना PMFBY की अवधि 1 साल तक के लिए बढ़ा दी है। सरकार ने दिसंबर 2024 में जीएसटी से 1.77 लाख करोड़ रुपए जुटाए। 1 साल पहले यानी दिसंबर 2023 में सरकार ने 1.65 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया था। इस तरह सालाना आधार पर इसमें 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर इस वित्त वर्ष यानी 2024-25 की बात करें तो अब तक 16.33 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से आए हैं। साउथ कोरियाई कार कंपनी हुंडई जल्दी ही भारत में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी हुंडई क्रेटा ईवी को लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने सोशल मीडिया पर इसका अनाउंसमेंट पोस्टर शेयर किया है। इस पोस्टर में एक चार्जर के साथ लिखा गया है, इलेक्ट्रिक इज नाउ क्रेटा। इस चार्जर को एक घर की दीवार पर लगाया गया है। साथ ही कैप्शन में इसके जल्दी लॉन्चिंग की बात कही गई है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी महाराष्ट्र के पुणे शहर की, जहां पर नगर निगम नए साल में एक नई पहल करने जा रहा है। ये पहल विशेष तौर पर सड़कों की देखरेख से जुड़ी हुई है। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सड़कों से जुड़ी शिकायतों को लेकर एक नया सिस्टम बना रहा है। इस सिस्टम के तहत पुणे के लोग सड़कों पर गड्ढे जैसी शिकायतें सीधे इलाके के इंजीनियर से कर सकेंगे। यही नहीं, इस सिस्टम के जरिए लोग सड़क किनारे बने फुटपाथ से जुड़ी दिक्कतों की भी शिकायत कर सकेंगे। माना जा रहा है कि पुणे महानगर पालिका की इस पहल से शिकायतों का निपटारा जल्द किया जा सकेगा। सड़क विभाग के प्रमुख ने बताया कि इस पहल के तहत पुणे के सभी इलाकों से जुड़े 56 इंजीनियरों के नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। इंजीनियरों के नाम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर नगर निगम की वेबसाइट के अलावा दूसरे कम्युनिकेशन चैनल्स पर भी उपलब्ध होंगे।
अभी फिलहाल सड़कों से जुड़ी शिकायतों को पुणे महानगर पालिका के हेल्पलाइन नंबर या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर दर्ज कराया जाता है। हालांकि इस सिस्टम में शिकायतों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचने में समय लगता है, जिससे समस्या का समाधान भी देरी से होता है। ये मुश्किल खास तौर पर मानसून के दिनों में और ज्यादा बढ़ जाती है, जब सड़कों की हालत ज्यादा खराब हो जाती है। जाहिर है कि पुणे शहर के लोगों के लिए वाकई ये एक अच्छी पहल साबित हो सकती है। ऐसी पहल देश के दूसरे शहरों में भी लोगों की मुश्किलें आसान बना सकती है। इस पहल पर हमने यूपी के चंदौली में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। पुणे नगर निगम ने एक नियम बनाया है कि जब गड्ढे हैं, गड्ढा मुक्त करने के लिए आम जनता सीधे इंजीनियर से संपर्क करेगी। तो यह कैसा नियम है और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही अच्छा नियम है और देश भर में इसको लागू भी होना चाहिए, बशर्ते कि नियम के साथ यह भी नियम बने कि अगर वो इंजीनियर साहब उस गड्ढे को नहीं पाटते हैं तो नगर निगम उनके साथ क्या करेगी। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। रिस्पांसिबिलिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, जवाबदेही। अगर पुणे नगर निगम ने जवाबदेही तय किया है इंजीनियरों का, तो सार्वजनिक रूप से यह भी उन्हें बताना पड़ेगा और वो हर जगह लागू होना चाहिए कि ऐसा न होने पर दंड क्या दिया जाएगा। और निश्चित रूप से आम नागरिक के हाथ में अगर ऐसी पावर रहेगी कि हम कहीं भी फोटो खींच करके या ऐसे फोन करके उस विभाग के लोगों को बता देंगे, तो जनता को इससे राहत मिलेगी। आपको क्या लगता है पूरे देश में लागू होना चाहिए ये नियम? बिल्कुल लागू होना चाहिए नियम, क्योंकि लोग महीनों महीनों एप्लीकेशन देते हैं, मोहल्ले का सिग्नेचर कराते हैं। एक गड्ढा और पानी भरे हुए सड़क को ठीक कराने के लिए लोग कहते हैं ठीक है, सुनेंगे, देखेंगे, करेंगे। जनप्रतिनिधियों से कहते हैं बजट नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर सीधी अगर जनता की बात अधिकारी सुनने लगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। देखिए, नियम के तौर पे तो ये बहुत शानदार नियम है। अगर पब्लिक किसी चीज से परेशान हो रही है, उसके पास एक प्लेटफॉर्म है जहां वो डायरेक्ट उसको अप्रोच कर सके बिना किसी नेता के पीछे पड़े हुए, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन सवाल एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोग्राम तो ठीक है, अच्छी मंशा के साथ कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? क्या उसका कोई टाइम फ्रेम तय किया गया है कि हाँ, हमने अगर कंप्लेन किया है तो कितने टाइम लिमिट के अंदर उसको बनाया जाता है, या फिर उसके बनाने की गुणवत्ता कैसी है? इन सारी चीजों पे अगर अच्छे से वर्कआउट किया जाए, निस्संदेह ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है और निस्संदेह इसको पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा नियम हो रहा है और अधिकारियों से जनता का डायरेक्ट जो वो हो रहा है, लगाव हो रहा है, उससे एक नई पहल शुरू होगी और हम आम नागरिक भी इससे जो है लाभ पाएगा। और जो गड्ढा, जो शहरों में गड्ढे हैं, वो यदि भर दिए जाए तो बहुत इम्प्लीमेंटेशन इसका सही होना चाहिए। बस यदि ऐसी पहल हो रही है तो इससे आम जन को इतना लाभ मिलेगा कि इससे कोई कहना नहीं है। यदि आम जन के कहने पे, शिकायत करने पर गड्ढा मुक्त हो जाएगा तो सारे लोग मुक्त करा लेंगे, तो फिर कहीं समस्या एक्सीडेंटल और ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए, पुणे नगर निगम ने जो ये प्रणाली लागू की है या जो व्यवस्था दी है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है और हमें चाहेंगे कि इसको पूरे देश में लागू किया जाए। इससे हमें जो भी गड्ढे से संबंधित जो समस्या है, हमें लगता है उसको पब्लिक से जल्दी राहत मिल जाएगी। उससे इसको लागू करना चाहिए। सरकारी तौर पर लेट लतीफी होती है? निश्चित रूप से होता है। किसी भी एक छोटे से काम कराने के लिए पूरे मोहल्ले को इकट्ठा होकर के एप्लीकेशन देना, चक्कर लगाना, बार बार दौड़ना, इन सबसे निश्चित रूप से हमें राहत मिलेगा। ये नियम तो बहुत ही शानदार है हमारे देश हित और क्षेत्र के लिए। सरकार जो भी नियम लाती है जनता के लिए लाती है, जनता के उचित के लिए लाती है। ये गड्ढा मुक्त सरकार का एक उद्देश्य चल रहा है, एक प्लेटफॉर्म चल रहा है कि राज्यों में, शहरों में, गांवों में गड्ढा मुक्त सड़क हो जाए। लेकिन यहाँ की जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका ध्यान उस पर नहीं जा पाता है। सरकार तो इतने अच्छे अच्छे योजनाएं ला रही है ऊपर से बैठ करके, लेकिन इस पे अगर धरातल पे काम किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। एक्सीडेंट से राहत हो पाएगी और जनता को बहुत इससे फायदा मिलेगा। हम आज बात करेंगे गुजरात के 2 IIT इंजीनियर्स की, जिन्होंने लीक से हटकर कुछ नया करने की ठानी और उसे करके भी दिखाया। असल में नीरज और मानसी ने मिलकर बच्चों के लिए स्पेशल खिलौने बनाने वाली स्टार्टअप कंपनी खोली है। ये खिलौने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के रूल्स को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। चलता हुआ मेढक,
दौड़ता हुआ खरगोश। और सबसे खास तो है ये सौर मंडल, जो खेल खेल में बच्चों को बहुत कुछ सिखा रहा है। इन खिलौनों को बनाने वालों का मकसद भी यही है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ बच्चों का ज्ञान बढ़ाना। दरअसल इन खिलौनों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के रूल को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसे नाम दिया गया है स्टेम टॉय, जो 5 साल तक के बच्चों के लिए है। इन खिलौनों को तैयार किया है गुजरात के 2 IIT इंजीनियरों नीरज शर्मा और मानसी गुप्ता ने मिलकर, जो जिंदगी में नौकरी से हटकर कुछ अलग करना चाहते थे, कुछ ऐसा जिसमें पैसा भी हो और संतुष्टि भी। कोरोना काल में बच्चों के लिए कुछ करने का आइडिया आया तो दिमाग में खिलौना आया और फिर इस पर काम शुरू कर दिया, जो अब एक बड़े स्टार्टअप का रूप ले चुका है और इनके बनाए खिलौने बाजारों में खूब बिक रहे हैं। टीचर वर्कशॉप्स किया करते थे जो हैंड्स ऑन पेडागोजी और लर्निंग पे बेस्ड हुआ करती थी। तो टीचरों के साथ, बच्चों के साथ काम करते करते हमने ये देखा कि क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है और असली जिंदगी में जो उसका इस्तेमाल है, उन दोनों में एक बहुत बड़ा गैप है। तो क्यों ना कुछ इस तरह की चीजें बनाई जाए कि जो हम लोग अपनी जिंदगी में जो शिक्षा ले रहे हैं, उस शिक्षा को अपनी असली जिंदगी में उसका इस्तेमाल कर सके। तो हम लोगों के सामने जो निकल कर आया कि हमने जो पाया कि इसमें जो हमें काम करना होगा वो हमें 5 इयर्स से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके साथ काम करना होगा। और जब बच्चों के साथ काम करना है तो हमने ये पाया कि हमें फिर खिलौनों में जाना होगा, क्योंकि खिलौने एक ऐसी चीज है जिसे बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। नीरज और मानसी ने जब इस पर काम करने का सोचा तो इसकी कामयाबी को लेकर मन में कई सवाल और आशंकाएं थी, लेकिन जब खिलौनों को लेकर पेरेंट्स की राय जानी तो हौसला मिला। लोग ऐसे खिलौनों पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार थे। बाद में गुजरात सरकार ने भी स्टार्टअप शुरू करने के लिए 18 लाख रुपए की मदद की, जिससे इन्होंने मेक एंड ब्रेक नाम से एक स्टार्टअप कंपनी खोली। इस कंपनी में फिलहाल 22 लोग काम कर रहे हैं। 25 से ज्यादा स्टेम टॉयज बनाए जा चुके हैं और 30,000 से ज्यादा यूनिट्स मार्केट में सेल हो चुके हैं। यानी इनकी स्टार्टअप कंपनी अब कमाई के साथ साथ लोगों को रोजगार भी दे रही है। सब पेरेंट्स से, सब कस्टमर्स से हमें बहुत ही एनकरेजिंग रिस्पांस मिला। कभी ये नहीं हुआ कि ये क्यों कर रहे हैं, ये सवाल कभी मन में आया ही नहीं। धीरे धीरे करके हमारी जर्नी इतनी बड़ी है कि आज हमने 30,000 से ज्यादा यूनिट्स सेल कर चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट ईयर का हमारा टारगेट है वो 5 करोड़ रेवेन्यू का है। हमारा जो बेसिक मूल है वो यही है कि इंडिया के जो बच्चे हैं, स्पेशली इंडिया के, उनकी थिंकिंग, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन पावर्स को हम एनहांस कर सकें। नीरज और मानसी की पहल रंग ला रही है। इनकी कंपनी में बने स्टेम टॉयज अब गुजरात के अलावा मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, नागालैंड और कुछ आर्मी कैंट में भी बेचे जा रहे हैं। इन युवाओं की कामयाबी की कहानी बताती है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है पहला कदम उठाना। अतुल तिवारी, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।